Hello, everyone. Welcome to this session of the Golden Purse. We are on day 5, day 4 of week 2, all about how to organize our finances and documents. हम लोग ने ये कहावत तो सुनी होगी कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हम समय के चले जाने का गम मना रहे होते हैं। और या फिर ऐसा भी आपने सुना होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा घड़ा ऋतु आए फल होए। यह तब सूट करता है, यह कहावत तब समझ में आती है जब हम बहुत जल्दी मचा रहे होते हैं समय को लेकर। तो यस, आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ इन द टीजीपी। वो इसलिए बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज़ टाइमिंग, दैट इज़ टाइम factor which affects the dynamics of finances. तो हम ये समझेंगे आज हमारी कोर टीम के मेंबर्स ये पायल साडा जी फ्रॉम चेन्नई, और हम समझेंगे कि व्हाई टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। क्योंकि हमारा कोई भी बात को देर करना, बहुत लेट कर देना भी एक दिमक की तरह हमारे फाइनेंसेस को, हमारी पूंजी को खा जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, हमारी ये आदतें हमारे फाइनेंसेस को भी इतना अफेक्ट कर सकती है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन बी अलर्ट और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पायल जी, यू आर वेलकम इन टीजीपी सेशन टुडे एंड वी थैंक यू आर रानी दीदी। थैंक यू सभी को जय श्री कृष्णा। फर्स्ट मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ, आप में से किसने मतलब गोल्ड 2001 में खरीदा है और आज की गोल्ड की वैल्यू आप सबको पता है आज क्या है? या आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, रियल एस्टेट, तब आपने 10,000 में कुछ खरीदा होगा और आज उसकी वैल्यू क्या है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, की टाइम फैक्टर कितना अफेक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो दिस इज द थिंग, आज हम इसी चीज के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके। सो अभी आज हम देखने वाले हैं टाइम कितना अफेक्ट करता है हमारे डिसीजंस के ऊपर, फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर, प्लस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट आपने ये भी सुना होगा, टाइम इज मनी बट मनी कांट बाय टाइम। तो हमेशा हम बोलते हैं ना कि समय बहुत मूल्यवान है, इसका उपयोग कीजिए। तो हमारा टाइम भी मनी की तरह है। तो जब रुपए है आपके पास, उसको प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिए, सेव करिए। ये मत पछताइए कि तब हमारे पास रुपए थे, अगर आज हम ये चीज ले लेते तो आगे हमें वो कितना, आज कितना फायदा रहता है। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देख लो, या गोल्ड देख लो, या कोई भी कुछ चीज देख लो जो आप सोचते हो उस समय कितनी सस्ती थी और तब हम ले लेते तो आज हम कितने फायदे में रहते। बट यहाँ पे ये है, मनी कांट बाय टाइम, मतलब पैसों से हम समय नहीं खरीद सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम इज मनी बट मनी कांट बाय टाइम। तो हमें सही चीज को सही समय पे करना चाहिए कभी भी। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। एक ये है कि जो परचेजिंग पावर तब जो रहता है रुपए का, वो चेंज होते रहता है टाइम के हिसाब से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टी का रेट तब 10,000 में मुझे प्रॉपर्टी मिल रही थी और वही प्रॉपर्टी मैं आज लेने जाऊं तो वो 1 लाख की है। तो जो 90,000 का डिफरेंस हुआ, वो हुआ है टाइम के हिसाब से, क्योंकि तब आपने 10 साल पहले देखा था वो चीज को और आज उसकी प्रॉपर्टी, आज उसकी वैल्यू ये है। तो ये सब मेन है, टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं टाइम फैक्टर के। तो अगर हम टाइम पे सही चीज नहीं करें तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। स्पेंडिंग, फर्स्ट है स्पेंडिंग। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मनी से अगर पहले हम चीज कोई खरीदते, हम सबने सुना होगा हमारे पापा से या बड़े बड़े जो लोग है, दादा से, सबसे, कि अरे हमने 10 रुपए में तो हमने इतना सब सामान आता था, आजकल 10 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। स्पेंडिंग, उस समय हम 10 रुपए में 10 चीज खरीद सकते थे और आज 10 रुपए में एक चीज भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो स्पेंडिंग जो हैबिट रहती है, उसको हमें यहाँ पे टाइम के हिसाब से उसको खर्च करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, 10 रुपए में तब आप 10 चॉकलेट्स खरीद सकते थे, आज 10 रुपए की एक चॉकलेट मिलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत छोटी चॉकलेट आपको मिल सकती है। तो स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके टाइम को इफेक्ट करता है। सेविंग्स, सेविंग्स होता है, जैसे मैंने कहा, उस समय अगर आप 2001 में कुछ 15 या 15,000 या 17,000 थी गोल्ड की वैल्यू,
और आज गोल्ड की वैल्यू 50,000 टच कर रही है, तो तब अगर आप कुछ 10 ग्राम खरीद के रखते थे अगर आप, तो आज उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही 50,000 के हिसाब से आज कितनी वैल्यू होती थी, आप सोच लीजिए उस 10 ग्राम की वैल्यू का। तो सेविंग्स इसलिए बोलते हैं तब से जमाने से चली आ रही है, और आज भी हम ये सब फॉलो करना चाहिए हमें, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सके। आज ये गोल्ड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, ये सब दीज आर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हमें अपने फ्यूचर के लिए, उन लोगों ने हमारे फ्यूचर के लिए जमा करके रखा है, और हमें अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए जमा करके रखना चाहिए। तो सेविंग्स एक पॉइंट हुआ। बोरोइंग, अब बोरोइंग क्या होता है? आज जो हम कार खरीद रहे हैं, और जो पहले हम कार की, उस समय ठीक है हमारे पास रुपए नहीं थे, बट बोरोइंग ज्यादा रुपए नहीं थे जिससे हम कार खरीद सके, या उस समय भी हमें कार की फैसिलिटी मिलती थी। तो जो बोरोइंग का कैपेसिटी रहती थी उस समय, वो कैपेसिटी अभी नहीं है उतनी। जैसे एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कार टुडे, आज हम किसी से रुपए ले सकते हैं, ये रीपे कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर वो बोरोइंग की कैपेसिटी उतनी डिक्रीज होगी, बिकॉज उस समय हमारा वैल्यू तब उसकी कुछ और थी और आज उसकी वैल्यू कुछ और है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का है, इन्वेस्टिंग जैसे मैंने बताया उस समय आप कुछ खरीदते और आज की वैल्यू, उन दोनों में बहुत फर्क है। तो ये चार जो इफेक्ट है, अगर हमने टाइम पे सही समय पे निवेश नहीं किया, तो उसकी वैल्यू हमें एक एक करके, ये सब जो पॉइंट्स है, स्पेंडिंग, सेविंग, बोरोइंग और इन्वेस्टिंग, ये चारों चीजों पे हमारा टाइम इफेक्ट करता है। तो टाइम इतनी, सॉरी स्पेंडिंग क्या, मैं अभी लेट ज्वाइन हुई दीदी, स्पेंडिंग का क्या बताया? स्पेंडिंग का था कि विद द अमाउंट ऑफ मनी टुडे, उस समय एग्जांपल हम 10 रुपए में 10 चॉकलेट्स खरीद सकते थे, और आज वही 10 रुपए में हमें एक भी मिलना बहुत मुश्किल है अभी। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, हमें टाइम को इस तरह यूज करना है, जो मनी पावर है हमारा हमारे पास, अभी समझो आपके पास 1000 रुपए भी है तो उसको इन्वेस्ट करिए। हो सकता है वो आज जो चीज 1000 में मिल रही है, वो हमारे बच्चों को वही चीज 10 साल बाद 10,000 में मिले। जैसे गोल्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले, उसमें था 2001 और 2 में गोल्ड की वैल्यू थी 15,000, और आज गोल्ड की वैल्यू है 14-15 हजार के आसपास थी एग्जाम्पल, और आज वैल्यू 50,000। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। तब आप 10 ग्राम गोल्ड 15,000 में खरीद सकते थे, और आज वही चीज आप 50,000 में खरीद रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो समय है उसमें निवेश करिए, वही जो चीज 1000 में है वो आपको बाद में आपके बच्चों को 10,000 में खरीदनी पड़ेगी। तो दीज आर दी इफेक्ट्स, जो टाइम जो है, समय, वो ये सब चीजों को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि अनसर्टन फ्यूचर है सभी का, हमें नहीं पता कि आज हम जैसे अभी आज हम हैं, कल हम नहीं, हमें नहीं पता, बिकॉज इतने सारी बीमारी आ रही है, इतना सारा, बहुत हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, क्योंकि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने हैं, सब बहुत सारे खर्चे हैं आजकल। तो अनसर्टन फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर कुछ भी सर्टन नहीं है, आज हम हैं कल हम नहीं है। तो इसीलिए हम जितना हो सके अपने बच्चों के लिए सेव करके रखें। तो ये कॉन्सेप्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसी कारण आया है। इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन मैंने बताया, जो आज रुपए है मिला है हमें, वो ज्यादा यूजफुल है, जो फ्यूचर में मनी हमें मिलेगा। आज वो 1 रुपए की वैल्यू और पहले की 1 रुपए की वैल्यू में बहुत फर्क है, और आने वाले 1 रुपए की भी वैल्यू में बहुत फर्क रहेगा। तो जो 1 रुपए भी आपके पास है, तो उसको वैल्यू करिए, उसको कहीं पे सेव करिए, सेव करके उसको कहीं निवेश करिए। एंड इंटरेस्ट फैक्टर, अभी कई जगह हमने देखा होगा, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है अभी पहले भी गोल्डन पर्स में, जहां पे हमने एफडी, आरडी और शेयर मार्केट और क्रिप्टो और ये सब में हमने देखा है कि इंटरेस्ट फैक्टर अटैच होता है गोल्ड बॉन्ड सब में। जैसे आप एग्जांपल एफडी ले लीजिए, एफडी में आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, एग्जांपल साल का, 12 महीने का। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो हो सकता है कि आपको अभी में 6% मिल रहा है, पहले वही एफडी पे आज से 10 साल पहले अगर आप एफडी करते तो उस पर 12-13% भी रिटर्न मिलता था लोगों को। तो अभी अगर आपको वो 6% मिल रहा है, हो सकता है उसी को अगर आप एफडी करेंगे अपने बच्चों के लिए, इन फ्यूचर आपके बच्चे के भी एफडी करते हैं 10 साल बाद, तो हो सकता है वो 3% भी हो जाए। तो इंटरेस्ट फैक्टर भी उसको बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, एक तो टाइम के हिसाब से आपको सही जगह सही चीज निवेश करनी चाहिए। ये मत रुकिए, ये सोचिए कि अभी सही टाइम आने देते हैं, सही टाइम आने देते हैं, सही टाइम कभी नहीं आने वाला है। चाहे वो आपके कुछ भी डिसीजन मेकिंग में हो या कुछ भी, सही टाइम आने पर हम निवेश करेंगे, कुछ अच्छा मार्केट गिरने दे, कुछ ये होने दे, बट वो सही टाइम कभी नहीं आता है, कब आके चला जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला था कि टाइम को आप खरीद नहीं सकते हैं पैसों से। तो इसी हिसाब से आपके ये चारों चीजें, तो कॉन्सेप्ट जो टाइम का आया था ये 3 चीजों से आया था, अनसर्टन फ्यूचर, इन्फ्लेशन एंड अटैच्ड इंटरेस्ट फैक्टर। उनको सबको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वैल्यू करने के लिए, जो टाइम है समय का वैल्यू करने के लिए, सबसे पहले कोई भी चीज है उसको टाइम पे करिए, बिल सारे आपके जो भी है,
तो ये 2 पॉइंट्स को मैं इसलिए हाईलाइट करी हूँ क्योंकि आई वांट एवरीवन कि जो भी बिल्स है आपके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, पेमेंट कर दीजिए। हो सकता है 2 दिन बाद आपको नहीं ध्यान रहे, याद रहे, और आप फिर उसके ऊपर पेनाल्टी पे करें, तो उसको बिल को पे करिए। या आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया आजकल बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं कैशबैक के, बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं हमें, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां पे आपको बिल्स पेमेंट का मिलता है। तो ट्राई टू पे योर बिल्स ऑन टाइम। सेकेंड है अवॉइड बैंक चार्जेस एंड पेनाल्टीज, क्योंकि अगर आप कोई चीज को आप जैसे पेनाल्टीज का मैंने बोला, आप 10 दिन बाद वो चीज को पे करेंगे, हो सकता है आपको 1 या 2% पेनाल्टी चार्ज की जाए, या आपने कुछ पेमेंट, लोन का पेमेंट नहीं किया, तो कुछ इंस्टॉलमेंट है आपका लिया हुआ मॉर्गेज का, तो उसका आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको बैंक चार्ज लगेगा अलग से। तो इसीलिए टू अवॉइड दीज थिंग्स यू हैव टू मेन फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स। सबसे पहले बिल को अपने टाइम पे करिए, या तो ऑनलाइन पे करिए, ऑफलाइन जाके पे करिए, जो आपको कंफर्टेबल हो। एंड उससे आप क्या करेंगे, आपके बैंक चार्जेस और पेनाल्टीज जो आपको लगते हैं ये सब चीजों में, वो आप बचा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैंने टाइम फैक्टर का बोला है, इसके लिए आपको सबसे पहले गोल बनाना पड़ेगा कि आपको ये टाइम के लिए कैसे गोल करना है। तो अब टाइम को बचाने के लिए, सही चीज को निवेश करने के लिए, जैसे अगर आपका गोल है फ्यूचर आपके बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, तो आपका जो स्मार्ट गोल बोलते हैं ना एक, तो स्मार्ट जो स्पेलिंग है इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ इज SMART। तो S इज फॉर स्पेसिफिक, M इज फॉर मेजरेबल, A इज फॉर अचीवेबल, R इज फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइमली। तो ये जो आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य, कि आपको किस तरह कब टाइम के हिसाब से निवेश करना चाहिए, उसके लिए आपको आपका ये पांचों चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। स्पेसिफिक मतलब S से कि आपकी वो चीज आपको किस चीज के लिए स्पेसिफिक करना चाहिए। अगर आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, बच्चों की शादी के लिए करना है, भाई की शादी के लिए करना है, बहन की, किसी के भी आपके लिए आपको कुछ भी चीज करनी है, तो उसके लिए आपको आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको खुद के लिए भी निवेश करना है कि हाँ, मुझे आगे जाके, मुझे मेरी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे अपना कुछ अच्छा प्रॉपर्टी खरीदना है। तो ये सब के लिए आपका पहले मेन गोल डिसाइड होना कि आपको चाहिए क्या। सेकेंडली मेजरेबल, मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आपने अगर गोल डिसाइड किया कि आगे आज 10 साल में मुझे एक इतना, जैसे अभी आप समझो कुछ अर्न कर रहे हैं, आपने उसका 50 गुना सोच लिया कि मुझे इतने साल में इतना करना है, बट रियलिस्टिक होना चाहिए वो कि आपका ये सही टाइम पे इतना हो सकता है क्या। जैसे अभी आपने क्या बोलते हैं, जैसे अभी अपने गोल्ड का देखा आपने, तो गोल्ड आपको नहीं पता कि आपको क्या ये मेजरेबल रहेगा, या आपको अपने हेल्थ के देखा आपने, तो हेल्थ को आपको नहीं पता कि आपने सोचा कि इतने टाइम में इतना वेट लूज कर लूंगी, ये सब। तो एटलीस्ट रियलिस्टिक होना चाहिए यहाँ पे। अचीवेबल, इतना होना चाहिए कि आप अचीव कर सके उसको। ऐसे एकदम अलग से मत करिए कि हमें ये, हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमारा टारगेट ही कुछ और है और वो हम अचीव ही नहीं कर सकते। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, पर उसको स्मार्ट गोल्स बनाइए, एंड टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए, क्या हम गोल, अपने हमारे गोल को हम टाइमली अचीव कर रहे हैं क्या। तो इसीलिए बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, इसलिए टाइम की हमेशा बोलते हैं, हमें हमेशा बड़ों से यही सीख मिलती है कि समय की इज्जत करो, समय कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए स्मार्ट गोल सेटिंग्स ये होती है। जैसे ये मैंने लाइफ गोल्स लिया है यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं 5 साल के अंदर, मीडियम टर्म होते हैं 5 to 10 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म होते हैं 10+ ईयर्स। तो अगर आपका लाइफ गोल है, मे इट बी बिजनेस गोल, मे इट बी आपका हाउस होल्ड गोल, या आपका खुद का पर्सनल गोल है आपके लाइफ के। जैसे शॉर्ट टर्म गोल क्या हुआ, आपको आपका घर खरीदना है, ये मस्ट अचीव है क्योंकि आपको ये खरीदना ही है, तो ये आपका मस्ट है, आपको ये खरीदना है, तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। आपका फॉरेन ट्रिप हुआ, तो ये आप सोच सकते हैं कि आपको फॉरेन ट्रिप हम अचीव कर सकते हैं बट कुछ टाइम में, तो ये आपका ये कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपनी नेसेसिटी नहीं है हमारी कि हमें वो गोल अचीव करना ही है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लिखा है, डायमंड रिंग खरीदनी है वाइफ के लिए, तो वो किसी मैन का गोल रहता है, वो तो ये अपन अचीव कर सकते हैं। तो आपको क्या गोल है आपका, ये एग्जांपल्स दिए मैंने, फॉरेन ट्रिप, फर्स्ट हाउस, चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये सब एक किसी का पर्सनल गोल्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको वो गोल्स को समय के हिसाब से अचीव करने के लिए, यहाँ पे मस्ट अचीव रेड में लिखा है, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो रेड में इसलिए हाईलाइट किया उसको कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। मीडियम टर्म आपने 5 से 10 साल बाद सोचा कि आपके बच्चों की शादी करवानी है आपको, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, तो यहाँ पे आपने चिल्ड्रंस एजुकेशन, आपको कुछ समय चाहिए, इसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने के लिए रुपए चाहिए, तो आपने यहाँ पे मस्ट अचीव का दे दिया। चिल्ड्रंस मैरिज लॉन्ग टर्म, हो सकता है आपके बच्चों की शादी को 10 साल टाइम है अभी, तो आप उसको मस्ट अचीव में लॉन्ग टर्म गोल्स में करिए। फॉरेन ट्रिप क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। लग्जरी कार, लग्जरी कार इस 10 से 15 लाख के नीचे कोई कार आती नहीं है लग्जरी कार। अब 15-20, तो आपको अगर कुछ अचीव करना है तो उसको आप लिखिए गुड टू अचीव, मीन्स अपने गोल लिस्ट में रखिए वो, बट आपको उसको इस तरह करना है कि आप वो अचीव कर सके। गोल लिस्ट से हटाइए मत कि हम नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो गोल 5 से 10 साल के बाद है। और लॉन्ग टर्म का एक और गोल है हॉलिडे होम। कहीं आप सोच रहे हैं कि मुझे
कोई घर लेना है, वहां हॉलीडे के लिए कोई डेस्टिनेशन, फार्म हाउस वगैरह ऐसे कुछ खरीदना है, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हुआ वो, तो दिस इज गुड टू अचीव। जरूरी नहीं कि आपका नहीं होगा, या मस्ट अचीव भी नहीं कि आपको जरूरी है घर खरीदना हॉलीडे के लिए। तो बेसिक घर खरीदना जरूरी है, इसलिए हमने मस्ट अचीव लिया है, बट हॉलीडे होम इज नॉट नेसेसरी, बट ये आपके गोल में होना चाहिए, लाइफ गोल्स में। अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट है, ये सब सोचते हैं कि हमारा अर्ली रिटायरमेंट हो, तो दिस इज गुड टू अचीव, आप ये कर सकते हैं, बट रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है वो मस्ट अचीव है। तो इसीलिए बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते जाते हैं कि तुम अभी से सोच के रखो, सेव करके रखो, निवेश करके रखो हर चीज, ताकि आपको वो इन फ्यूचर उसको यूज में आए। तो इसीलिए बोलते हैं कि रिटायरमेंट जो आपका होगा 50-60 साल में, आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अपना रिटायरमेंट आसानी से निकाल पाए। ये मत सोचिए कि आपका रिटायरमेंट कैसे निकलेगा और आपके पास रुपए रहेंगे कि नहीं, उसके लिए अभी समय है, उसके लिए अभी प्लान करिए। तो आई वॉन्ट पर्सनली एवरीवन, आज एक काम करिए, आज घर बैठ के आपके लाइफ गोल्स डिस्कस करिए खुद से, खुद के हस्बैंड से, खुद के पेरेंट्स से, कि मेरे गोल्स क्या है। उसके अगर आप गोल्स अचीव करेंगे अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तो आप अपने क्या बोलते अपने ये जो अपने गोल्स है सारे, वो अपने पेपर पे लिख के चार्ट बनाइए, उससे आप डिस्कस करिए अपने सिस्टर से, ब्रदर से, अपने बच्चों से, ये सब गोल्स अचीवेबल है क्या। अगर आप वो गोल अचीव के मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में करेंगे, आप उसको क्लासिफाई एक एक सब हेड में, फिर आप वो देखिए कि अभी मैं इस समय पे क्या निवेश कर सकती हूँ और क्या सेव कर सकती हूँ। इसी से आपको समझ में आएगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे। तो ये जो बेसिक चार्ट है बहुत जरूरी है, हम सब ये करेंगे ट्राई आज, जिससे हमें ध्यान में रहे कि हम ये सब चीजें हमें क्यों जरूरी, हमारे लाइफ गोल सेट करके हमें समय की कीमत पहचाननी है। वो समय की कीमत पहचानने के लिए हमें यहाँ पे लाइफ गोल्स हमारे सेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे लाइफ के। अभी यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल रहती है कई जनों की, जो मैंने जैसे बोला आपको पर्सनल चार्ट बनाइए, ये 3 चीज हमेशा नोट करिए। रिस्क प्रोफाइल रहती है, हर एक जन इंसान, ये जरूरी नहीं है कि उतनी रिस्क ले जितनी रिस्क आप लेने के लिए तैयार है। शेयर मार्केट वाले एग्जाम्पल बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनका मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है। हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम लोग एकदम से नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्ट, हमें लगेगा कि यार 10,000 के मेरे 2,000 हो गए, तो वो रिस्क प्रोफाइल भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो हर एक जन अपने हिसाब से करता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो अपनी रिस्क प्रोफाइल पहले पहचानिए, क्या आप उस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, क्या आप इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं, या क्या आप लो रिस्क में रहना चाहते हैं। तो रिस्क प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। एज हो सकता है कि आज मैं अगर 33 की हूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं थोड़ा चांस ले सकूं, कि मैं मेरे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा चांस ले, चलो ठीक है मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, अगर रुपए डूबे भी तो मैं कवर अप कर सकती हूँ मेरे एडजस्टमेंट से, सैलरी एडजस्टमेंट से या किससे भी। बट अगर वही चीज कोई 60 ईयर्स या 75 ईयर्स का रहेगा, वो एज प्रोफाइल के हिसाब से नहीं सोचेगा कि अरे मैं अभी अभी मैं रिस्क फैक्टर ले सकता हूँ क्या, ये अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ गलत हुआ तो मेरे पीछे बच्चों का क्या होगा। हो सकता है मैं भी जब 70 ईयर्स की एज में जाऊं, तो मैं भी सोचूंगी कि मेरे बच्चों के लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मुझे तो नुकसान होगा, आगे मेरी आगे जनरेशन को नुकसान होगा। तो अभी जो कैपेसिटी होती है वो एज पे डिपेंड करती है। हो सकता है तब भी मेरी रिस्क फैक्टर अच्छी हो कि मैं तभी भी लूं, या अभी मैं सोचूं कि नहीं यार मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप सिंगल अर्निंग मेंबर है फैमिली के, तो आप इतनी रिस्क एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पीछे डिपेंडेंस बहुत है। जैसे अगर आज हस्बैंड है, तो हस्बैंड के पीछे वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स है, तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, बिकॉज ही इज दी ओनली मेंबर अर्निंग फॉर हिज फैमिली। और अगर ये वाइफ भी अर्न कर रही है साथ में, या कोई और भी फैमिली मेंबर अर्न कर रहा है, तो वो हस्बैंड सोच सकता है यार ठीक है मैं अगर थोड़ा सा रिस्क लूंगा, हो सकता है मुझे रिटर्न भी ज्यादा हो। तो ये 3 चीजें बहुत पर्सनल फैक्टर्स है, जो डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल पे, आपकी एज पे, और नंबर ऑफ डिपेंडेंस, आपके ऊपर कितने लोग निर्भर है। अगर आप आत्मनिर्भर है, कुछ अकेले सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है, या किसी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो है पर्सन जो आपको डिपेंडेंसी है जिसके ऊपर, वो आपकी सोच समझ के करेगा कि मैं रिस्क कितनी लू कि नहीं लू। तो मैंने जो आज बोला, आज चार्ट बनाइए, वो चार्ट बना के आपको समय की कीमत करिए कि आपको कितने साल में कितना अचीव करना है, प्लस आपके पर्सनल फैक्टर्स, ये 3 चीजों को बहुत ध्यान रखिए। और ये जो चार्ट का है, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच करी हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये शेयर करूंगी ग्रुप में, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये इस तरह का चार्ट बनाइए आप सब। एंड आई वांट कि एटलीस्ट आज ये बैठ के यहाँ पे आप सभी लोग एक बार ट्राई करिए। अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हाट डू आई वांट टू अचीव दिस ईयर। आप अचीव में, जैसे आपने क्रिएट एन इमरजेंसी फंड आपने क्रिएट करके रखा है, कि आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना है। अगर मुझे कुछ फ्यूचर में, या अगले 3-4 महीने में मुझे कुछ इमरजेंसी आती है, हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी,
या रुपए की इमरजेंसी कुछ भी आ जाए, तो मुझे यहाँ पे मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करने हैं। आपको अगले 5 साल में क्या करना है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड का डेप्ट है या कोई आपका लोन लिया हुआ है, तो आपको उसका इंटरेस्ट रीपे करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट 5 years का गोल करना है, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब यहाँ पे मैंने डाला है एग्जाम्पल के लिए, सेव फॉर अ डाउन पेमेंट ऑन अ हाउस। मीन्स अगर आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसके डाउन पेमेंट के लिए रुपए जमा करके रख रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी आज सेशन अटेंड कर रहे हैं एंड जो भी हमारे ग्रुप में है, ये चार्ट को एक बार करके देखिए, आप बना के देखिए खुद अपने हाथ से। आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके पास जो रुपए पड़े हैं वो ऐसे ही क्यों पड़े हैं, हमने उसको सेव क्यों नहीं किया। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अगर हम अचीव करते, अगर आप ये चार्ट भरते, आपको समय की कीमत मालूम पड़ेगी, मुझे समय की कीमत मालूम पड़ेगी कि अगर मैं आज निवेश करूं तो उसका क्या फैक्टर है। नहीं तो इसके जैसे हालत हो जाएगी। ये जो इसके पर्सन की फोटो डाल के रखी है मैंने कि पैसा तो मेरे वॉलेट में था और पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये एक मीम के हिसाब से मैं एक तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पैसे हमारे पास अभी भी है, बट उसको निवेश कहाँ करना, कैसे सेव करना, वो आपको ये गोल्स अचीव कर, गोल्स आप अपना टारगेट बनाइए उसके बाद में निवेश करिए। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ये जो पर्सन है वो बैठा है, सोच रहा है यार मेरी जेब में तो इतने पैसे थे, बट वो कहाँ चले गए अचानक से। आई होप अभी तक का आपको सबको समझ में आया है क्या है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय की कीमत। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी पायल जी, उस सेशन Yes. में स्नेहा दीदी ने बताया था कि एडवांस टैक्स जो है वो पहले ही हमने पे करना है, और उसकी भी रीजंस क्या है और कितनी बड़ी हमें चपत लग सकती है अगर हम ये समय से नहीं करते हैं। तो दिस आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि टाइम फैक्टर की बात, टैक्सेशन की जब हमने बात की तब भी ये आई थी कि हमें टाइमली ये चीजें करनी है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूंगी। कुछ समय पहले ही मैं मेरी कंपनी जहाँ मेरी ऑलरेडी पॉलिसी थी, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट मोर दे हैव। तो जो जो मैं लेना चाहती थी, आई वांटेड टू गो फॉर दैट पॉलिसी। तो वहां पर मुझे वो लोग जब एक्सप्लेन कर रहे थे अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो जो मुझे पसंद आ रहा था अपेरेंटली, उन्होंने मुझे कहा कि मैम लेट अस, मैंने कहा कि ठीक है, आप अच्छा तो लग रहा है, आप मुझे कैलकुलेशंस बताइए। जब कैलकुलेशंस करने लगे, एट द एंड ऑफ इट ये पता चला कि मैम यू आर 44 एंड नाउ योर एज इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान, इट इज गुड फॉर योर चिल्ड्रन। तो आई जस्ट थॉट कि ओ माय गॉड, जो मुझे अच्छा लग रहा था या जो जो मुझे चाहिए था, जिस हिसाब से मेरा गोल था, जिस हिसाब से मेरा कैपेसिटी था कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है इस समय पर, एंड आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ही सेड नाउ इट्स योर एज 44 और आपको इसका बेनिफिट वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। आप अगर यही चीज अगर आप 10 साल पहले या 15 साल पहले करते तो अभी तक आपको बहुत ज्यादा फायदा हो चुका रहता। So this is what I mean to emphasize कि time factor is very important, जो मुझे first hand experience मिला। Yes, जया जी, you can ask. You all can unmute yourself. हाँ, हेलो पायल जी। हेलो। मैं पूछ रही थी कि अपने को ये आपने बोला टाइमली सब करना चाहिए बराबर, बट कुछ मनी घर में रिजर्व रखना चाहिए कि कभी इमरजेंसी आए, तो वो मनी किस फॉर्म में रखना है, लिक्विडिटी फॉर्म में, या उसमें भी कुछ हम ऐसा इन्वेस्ट करें कि हमें जब जरूरत पड़े तो ऑन द स्पॉट एक दिन में 2 दिन में हम ले सके ऐसा, या फिर नहीं, कुछ अमाउंट मैं सजेस्ट करती हूँ आपके पास रखिए अमाउंट घर में। बट कुछ जो जैसे है आजकल, जैसे बीच में मुझे आया था कि क्या बोलते हैं, अगर आपको ये चाहिए चीज कुछ 1 महीने में आपको कुछ इन्वेस्ट करना है क्या है, तो आप उसको एफडी के तौर पे भी कर सकते हैं। एफडी 7 डेज से 10 ईयर्स तक रहती है, तो उसमें आप एक इमरजेंसी कुछ मिनिमम कैश तो रखिए आपके पास ही। मैं नहीं बोलती कि पूरा का पूरा ही आप कैश जमा करिए, इमरजेंसी फंड तो घर में क्रिएट करना ही चाहिए। कभी भी कुछ इमरजेंसी तुरंत आप घर से निकाल के दे सकते हो, और हम सब लेडीज के पास इमरजेंसी फंड तो अच्छी से भरपूर पड़ा रहता है, वो जब टाइम आता है तब कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। तो थोड़ा बहुत रखिए, बट बाकी चीजें भी आप इन्वेस्टमेंट के अवेन्यूज, हमने बीच में सेशन लिया था जिसमें हमने बताया था कि बहुत सारे 7-8 अवेन्यूज बताए जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स, अगर आपको लग रहा है कि अगले महीने मुझे खर्चा आएगा,
तो एफडी में भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, या आरडी में आपको इतना नहीं मिलेगा, बट थोड़ा अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो ये सब में थोड़ा इमरजेंसी फंड तो आई सजेस्ट एवरीवन शुड कीप इट एट होम, एंड वो कैश फॉर्म में ही रखिए। मैंने ऐसे बोला कि जैसे अभी कुछ एक्सीडेंट हो गया कभी घर में, तो हॉस्पिटल में हाँ। तुरंत 1-2 लाख भरना पड़ता है, तो हाँ। वो मैं कौन से फॉर्म में रखूं कि मैं 1-2 दिन में या आपके 24 सेविंग्स आवर्स अकाउंट में में, मुझे मिल सेविंग्स सके? अकाउंट में रखिए बैंक के, जैसे मैंने कल बताया था ना कि एक और बैंक अकाउंट ओके। खोलिए जिसमें हाँ, से हाँ। आपका जो सेव अमाउंट है वो रखिए, ताकि उस पे इंटरेस्ट भी आता रहे। या फिर मैं सोच रही थी कि घर में ही मैं कोई प्लान लेके रखूं और ऑन द स्पॉट में ऑनलाइन बेच सकूं, ऐसा कुछ है क्या? जैसे बैंक में जाना पड़ता है। कौन सा प्लान बोल रहे हैं जैसे आप? नहीं, मुझे वो आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ है क्या कि हम नहीं ले नहीं सके? नहीं और नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आप करना, ऐसे 1-2 लाख रुपए हम जनरली घर पे तो नहीं रखेंगे, आप उसको सेविंग्स अकाउंट में करिए। सेविंग्स अकाउंट से तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, एंड पर नहीं, डे जैसे बैंक ट्रांजैक्शन बंद होता है, बैंक तो बैंक के टाइम में ही होता ऑनलाइन है। कर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट, ओके। हाँ, ऑनलाइन नेट पेमेंट कर बैंक। लीजिए। और आजकल कैसे मेडिकल फैसिलिटीज, कैसे आपने मेडिकल का बोला, तो वो लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं, कैशलेस इंश्योरेंस लेते हैं, ये नहीं, कैशलेस वो है, फैसिलिटी बट भी एक देते बार हैं। एडमिशन लेना है हॉस्पिटल में तो ऑन द स्पॉट थोड़ा हाँ, भरना पड़ता इमरजेंसी है। फंड 10-20,000 तो आपके पास रहना ही चाहिए, नहीं, इमरजेंसी वो कब आए। हाँ, एक इतना तो एक रखना लाख ही दो चाहिए। लाख नहीं, रखना वो पड़ेगा, सब 1 आप, लाख। आई सजेस्ट वो सब इतना मत रखिए, रिस्क फैक्टर बहुत है ये रख के, क्योंकि आजकल थेफ्ट और फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसको सेविंग्स अकाउंट में रखिए। अपने जो अब अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, जो आपका बजट बचता है उससे, जो आप अकाउंट मैंने कल बताया, तो वो अकाउंट में आप उसको सेव करके रखिए, ताकि तुरंत आप विड्रॉ कर सको। और पर डे विड्रॉ लिमिट इज ऑल्सो 1 लाख, तो कुछ भी इमरजेंसी आई तो आप 1 लाख रुपए तक इन कर सकते हैं विड्रॉ। ओके, थैंक यू। वेलकम।